इंडिया में 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए, 30 से अधिक लोग घायल हुए। कैबिनेट ने इस घटना को टेरर इंसिडेंट बताया जिसे एंटी नेशनल फोर्सेस ने अंजाम दिया। ब्लास्ट के वक्त गाड़ी एक स्लो मूविंग होंडा i20 थी जिसमें 2-3 लोग थे। ये ब्लास्ट एक सुसाइड अटैक जैसा था जिसमें एमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल हुआ। अब बात करते हैं कि एमोनियम नाइट्रेट क्या है और इसका बम बनाने में इस्तेमाल कैसे होता है। एमोनियम नाइट्रेट एक सफेद छोटे छोटे क्रिस्टल्स जैसे केमिकल है। इसमें कोई स्मेल नहीं होती, फर्टिलाइजर की तरह काम आते हैं। इसका सबसे कॉमन काम है प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने के लिए खाद फर्टिलाइजर बनाना। एक्सप्लोजिव भी बन सकते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जो आग पकड़ने में मदद करता है। ऑक्सीडाइजर, अगर इसे सही कंडीशन में किसी फ्यूल के साथ मिक्स किया जाए तो ये बहुत ताकतवर ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एल्युमिनियम नाइट्रेट अकेले से ब्लास्ट नहीं करता। इसको ब्लास्ट करने के लिए दो चीजें और चाहिए, कोई फ्यूल जैसे पेट्रोल या डीजल, फ्यूल ऑयल। इन्हें मिलाने पर ये AN4 बन जाता है जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। बहुत तेज स्ट्रॉन्ग स्पार्क्स, कोई बहुत ज्यादा हीट या कोई और ब्लास्ट जो इसे स्टार्ट करे। NFO एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल क्यों पॉपुलर है? ये सबसे सस्ता पड़ता है, इसे बनाना आसान है, सही तरीके से रखा जाए तो ये सेफ रहता है, इसकी ब्लास्ट बहुत तेज होती है। हमारे देश की NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले को जांच कर रही है। इस मामले में 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर उमर मोहम्मद या डॉक्टर उमर अन्नबी। इन भाई साहब के 2 नाम है। ये पुलवामा के कोयल गाँव के रहने वाले हैं। पहले ये अल फला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में डॉक्टर थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ब्लास्ट वाली होंडा i20 कार उन्होंने ही चलाई थी। कार के अंदर मिले DNA सैंपल से कंफर्म हुआ कि डॉक्टर उमर ही सुसाइड बॉम्बर थे। दूसरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मुजामिल अहमद जैनिया। ये भी पुलवामा के कोयल एरिया से ही है। इनसे भी NIA और दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है क्योंकि उन्हें कांटेक्ट डॉक्टर उमर से मिला है। तीसरे डॉक्टर है डॉक्टर अदिल अहमद राथार। ये पुलवामा के वनपोरा कुलगाम एरिया के हैं। इनके ऊपर भी शक है कि उन्होंने इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिए पैसे और सपोर्ट दिया था। बात करते हैं कि क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन में। NIA को लगा कि ये लोग जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप से कनेक्टेड हैं। ये एजुकेटेड लोग व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के ग्रुप में आते हैं, मतलब नॉर्मल प्रोफेशन में काम करते हैं और सेक्रेटरी टेरर प्लान करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के अलावा ये लोग और भी सिटीज में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। वो तो शुक्र है हमारी NIA एजेंसी का और हमारी पुलिस का जिसने इस अटैक को अंजाम होने नहीं दिया। लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट हो गया क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। अगर इतने सारे ब्लास्ट होने से हमारी दिल्ली पुलिस या किसी और पुलिस ने बचाया हो तो एक छोटी सी गलती हो ही जाती है। ये अटैक जैसे मोहम्मद GEM नामक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से जुड़ा हो सकता है। इस घटना के बाद भारत ने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पॉलिसी को जोर दिया और सबसे दोषियों को पकड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। जीरो टॉलरेंस टेररिज्म का मतलब है कि देश के अंदर एक भी आतंकवादी बचा तो नहीं चलेगा। ये सोच होती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के पीछे। पॉलिसी का मतलब होता है टेररिज्म के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ना कोई डील, ना कोई नेगोशिएशन और ना कोई एक्सक्यूज। पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है जहां 500 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है और जिनमें से कुछ लोग को छोड़ भी देंगे पूछताछ के बाद, जिनमें कुछ डॉक्टर भी शामिल है। ये लोग पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप जैसे मोहम्मद और अंसार गाज़वात हुल हिंद से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने एमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थ, हथियार और नए सामग्री भी बरामद किए हैं। इस ब्लास्ट को दिल्ली में 2011 के बाद सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला माना जा रहा है। इसके बाद मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म की नीति को मजबूती से लागू करने का संकल्प लिया है। इस एक्सप्लोजन से रेड फोर्ट के आसपास के इलाके में आग लगी, कई गाड़ियां नष्ट हुई और आसपास के घरों को शीशे भी टूट गए। इस मामले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की है। इस घटना के बाद भारत में सुरक्षा प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और देश में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून लागू किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशंस अभी भी पूरी गहराई से जांच कर रही है ताकि सारी जिम्मेदारियों को साझा दिया जा सके। टेररिस्ट अटैक ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है और दोनों देशों के बीच होने वाले किसी भी और हमले को भारत युद्ध की दृष्टि से देखेगा। पाकिस्तान में भी इस घटना के बाद एक कोर्ट पर सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान ने भारत को दोष दिया है। आपको पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है इस्लामाबाद में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कार ब्लास्ट हुई है जिसमें 12 लोग तो वो इस बता रहे हैं, लेकिन अंदाजे से अंदाजा 40 लोग मारे गए हैं। लोगों ने बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, इनमें कुछ मिनिस्टर्स हैं जो सीधा भारत को दोष दे रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान की ही साजिश है
या ये कोई स्ट्रॉन्ग केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि भाई देखो, अगर दिल्ली में अटैक हुआ है तो हमारे देश में भी तो अटैक हुआ है, हमारे देश में भी तो मासूम लोगों की जान गई है, जिससे भारत कई बार सोचे कि यार इनके देश में भी अटैक हुआ है, हम इन पे अटैक क्यों ही करें। लेकिन ये सब होने के बाद भी आप सब यही सोच रहे होंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा एक्टिव होगा। तो अगर हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वॉर होगी, क्योंकि पब्लिकली कोई बड़ा कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तान ने बोला हो कि हमने बॉर्डर पे एक्स्ट्रा टैंक्स मिसाइल डिप्लॉय कर दिए। रिपोर्टेबल न्यूज वायर से कोई क्लियर कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं किया है कि, लेकिन दोनों तरफ अलर्टनेस बढ़ गई है और टेंशन हाई है, इसलिए मिलिट्री रिडनेंस रिक्वायरमेंट्स और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज दोनों तरफ से चल रही है। तो मिला के ये है, कोई न्यू वेपन्स, टैंक्स या और भी कई मिसाइल्स, कोई भी चीजें डिप्लॉय नहीं की गई है बॉर्डर्स पर। लेकिन ये बात है, जो पहली सी चीजें डिप्लॉय है वो दोनों हाई अलर्ट पे है कि अगर पाकिस्तान ने अटैक किया या इंडिया ने अटैक किया तो दोनों हाई अलर्ट पे इसलिए हैं कि हम जवाब दे सके। बाकी अटैक शुरू होने के बाद तो नॉर्मल सी बात है, मिसाइल्स, हर चीज जो वेपन्स होते हैं वो डिप्लॉय होते ही हैं। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजें देखी गई है जो नॉर्मल लगती है लेकिन किसी फुल स्केल वॉर को नहीं दिखाती। जैसे इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ लार्ज मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरबोर्न ड्रिल्स जल्द ही कंडक्ट किए हैं, ये उनका ज़कीर न्यूज में आया। जैसे कुछ रिपोर्ट्स ने ब्लास्ट के बाद भारतीय रिडनेंस और डेटोनेंस के हिसाब बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने रॉकेट डिप्लॉयमेंट किए, बस दोनों तरफ से सिक्योरिटी पोस्टर टाइट है। पाकिस्तान मीडिया और कुछ ऑफिसर्स ने कहा कि वो इस्लामाबाद ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा कि उनका शक है कि इंडियन प्रॉक्सीज इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंडिया ने इस एलिगेशंस को बेसलेस बताया। पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक पर्सन ISPR की तरफ से प्रोवेजली स्ट्रॉन्ग वार्निंग और रेडी टू रिस्पॉन्ड जैसी स्टेटमेंट आई है पहले के मंथ में टेंशन के कंटेक्स्ट में। लेकिन स्पेसिफिकली दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद ISPR का कोई डिटेल क्लेम ऑफ डिप्लॉयमेंट पब्लिक मेजर आउटलेट्स ने काइट नहीं किया। ये थी पूरी स्टोरी दिल्ली रेड फोर्ट के ब्लास्ट की, जो सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि एक बड़े आतंकवादी अटैक का हिस्सा थी। इस अटैक में सिर्फ जनून का नुकसान नहीं हुआ बल्कि देश की सुरक्षा और अमन को भी बड़ा झटका लगा। हमारी गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पॉलिसी को और ज्यादा सख्त कर दिया है ताकि ऐसे लोगों को कभी मौका ना मिले देश को नुकसान पहुंचाने का। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस चैलेंज को संभाल पाएगा, और क्या हमला भारत पाकिस्तान टेंशन को और बढ़ा देगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी एज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहले जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।